Now let us start participle. To infinitive you people have already read. अब participle और gerund को पढ़ना है और participle और gerund में पहले difference क्या है ये समझना है. अब participle को हम लोग 3 heads में पढ़ने वाले हैं. First is present participle, that is V4, और उसका meaning क्या आता है करते हुए, करने पर, करने में. सेकेंड इज पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज V3. ये एग्जाम्पल से आई विल एक्सप्लेन यू, क्योंकि ऐसे मीनिंग समझाना पॉसिबल नहीं. तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल. परफेक्ट पार्टिसिपल इज हैविंग प्लस V3, और ये ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो हो चुका, तो मीनिंग आता है करने के बाद. हैविंग V3 के जगह पे यू कैन ऑल्सो यूज आफ्टर V4. ऑलमोस्ट दोनों का यूज़ एक ही तरह का है और मीनिंग इज ऑल्सो द सेम. अब पहले तो हम लोग ये समझें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी V4 है और जेरंड भी V4 है, तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट. पहले ये समझना है कि दोनों के बीच में फ़र्क क्या है. जैसे एक तो हो गया मीनिंग कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का मीनिंग क्या है करते हुए, करने पर, करने में, और जेरंड का मीनिंग क्या है करना या करवाना. तो नंबर 1 डिफरेंस दोनों के मीनिंग में है. दूसरा एग्जाम्पल से हम समझते हैं. स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज. अब यहाँ पे ये स्विमिंग देखने में V4 लग रहा है, बट इट इज़ एक्टिंग एज सब्जेक्ट. ये वाक्य का सब्जेक्ट है, आप उसी की बात कर रहे हैं. तैरना या तैराकी की बात कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो स्विमिंग क्या है, खुद एक सब्जेक्ट या नाउन का काम कर रहा है. तो उस कंडीशन में जब V4 नाउन या सब्जेक्ट का काम करे तो वी कॉल इट जेरंड. अब स्विमिंग इज है क्या है, अ गुड एक्सरसाइज. तो इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट करता पूरक का काम कर रहा है. स्विमिंग के बारे में आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अदरवाइज वो अधूरा सा साउंड करेगा. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. शाउटिंग इन द क्लास इज बैड मैनर्स. मीनिंग क्या है, क्लास में चिल्लाना बुरी आदत है या बुरा शिष्टाचार है. अब चिल्लाना, तो ये आप बात किसकी कर रहे हैं, चिल्लाने की. तो शाउटिंग इज अगेन एक्टिंग एज व्हाट, नाउन. इसका मतलब शाउटिंग यहाँ पे क्या है, जेरंड है. इनफैक्ट अगर देखिए इस पूरे सेंटेंस को, तो शाउटिंग इन द क्लास ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, बट ये भी तो सब्जेक्ट का ही पार्ट है, तो ये सब्जेक्ट है क्या है, बैड मैनर्स. तो अगेन ये बैड मैनर्स क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. क्लियर. नाउ अगेन हम शाउटिंग वर्ड को लेकर समझते हैं, तो इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड. द चिल्ड्रन शाउटिंग इन द क्लास वर पनिश्ड. क्लास में चिल्लाने वाले बच्चे. तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट, हम किसकी बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन की. बट कौन से बच्चे, चिल्लाने वाले. मतलब चिल्ड्रन की क्वालिटी को बता रहा है, या आप कह सकते हैं दिस शाउटिंग इज एक्टिंग एज एडजेक्टिव, विशेषण का काम कर रहा है. और किसकी विशेषता बता रहा है, चिल्ड्रन की. यहाँ भी शाउटिंग था, यहाँ भी शाउटिंग है. डिफरेंस क्या है, ये शाउटिंग वाज एक्टिंग एज नाउन एंड दिस इज एक्टिंग एज एडजेक्टिव. तो जब V4 नाउन के साथ अटैच हो और नाउन की क्वालिटी को बताए तो इट इज पार्टिसिपल. द चिल्ड्रन शाउटिंग इन द क्लास, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया. वर पनिश्ड, को सजा दी गई. वर V3 ये क्या है, पैसिव, सजा किसी के द्वारा दी गई. इसका मतलब चिल्ड्रन इस वाक्य में आपको सब्जेक्ट सा लग रहा है, बट इट इज इन फैक्ट ऑब्जेक्ट. एनीवे चिल्ड्रन नाउन तो है, और नाउन की क्वालिटी को जो बताता है दैट इज एडजेक्टिव. तो शाउटिंग इज एक्टिंग एज एडजेक्टिव और पार्टिसिपल. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं. शी सैट देयर. शी सब्जेक्ट, सैट क्या है, V2 फॉर्म ऑफ सिट. तो दिस इज द मेन वर्ब. वो बैठी हुई थी देयर, वहाँ पे. ट्राइंग टू एनालाइज द सिचुएशन. एनालाइज मीन्स विश्लेषण करना. तो वहाँ पे बैठी थी, परिस्थिति का विश्लेषण करने की कोशिश करते हुए. बैठी थी इज द मेन एक्शन, और
कुछ करते हुए बैठी हुई थी। तो ये जो सेकंड एक्शन होता है मेन वर्ब के अलावा, वो कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन बताता है कि इसके साथ ये एक्शन हो रहा था या इसको करते हुए ये किया जा रहा था। तो इस V4 को हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल का दूसरा रोल क्या है, वो कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन शो करता है, बट वो मेन वर्ब नहीं होता है। आप इसको कह सकते हैं मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रोसेस के दौरान ये चीज़ चल रहा था। सो दिस इज पार्टिसिपल। अब इसमें पार्टिसिपल में मोर इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। इसमें सेंटेंस किस तरह के होंगे और उनको किस तरीके से डील करना है, दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो नाउ वी कम टू सम इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस। तो पार्टिसिपल में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट, मतलब सही जगह पे प्लेसमेंट करना, सब्जेक्ट को सही जगह पे रखना। तो इसमें बेसिकली कुछ ऐसा रूल नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। अब हैविंग V3 आई टोल्ड यू क्या मीनिंग बताया था मैंने, करने के बाद, हैविंग V3, ओके। हैविंग हैड देयर डिनर, अब यहाँ पे हैड क्या है, V3, और किसका V3 है, हैव का। और डिनर हैव करने के मतलब डिनर खाने के, रात का खाना खाने के बाद, ये इस पूरे पार्ट का मीनिंग है। ये पहला टाइप ऑफ सेंटेंस। अब यहाँ पे मिसिंग क्या है, किसने खाया, खाने के बाद अगर आप बोल रहे हैं तो किसने खाया, दैट्स नॉट गिवन, यहाँ पे नहीं गिवन है, इसका मतलब सब्जेक्ट इज मिसिंग। तो ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस नहीं है, इसलिए हम इसको क्लॉज कहते हैं। तो क्लॉज इज वाक्यांश, इट्स नॉट अ फुल सेंटेंस, वाक्य का अंश है, सो दिस इज वाक्यांश। तो इसमें सब्जेक्ट इज मिसिंग। अब इसमें जो रूल है, एज पर रूल इन सच केसेस द सब्जेक्ट शुड ईदर बी प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लेस दो जगह पे हम कर सकते हैं, या तो सेंटेंस के बिगिनिंग में, और अगर वहाँ पे नहीं है तो जस्ट आफ्टर द कॉमा। हैविंग हैड देयर डिनर, तो रात का खाना खाने के बाद, खाने के बाद किसने खाया, चिल्ड्रन। अब ये चिल्ड्रन क्या हुआ, सब्जेक्ट। लेकिन यह सेंटेंस अभी पूरा नहीं हुआ। द चिल्ड्रन क्या, वेंट टू बेड। दैट मीन्स चिल्ड्रन जो है ये दो एक्शंस कर रहे हैं, पहले उन्होंने रात का खाना खाया, उसके बाद वो सोने चले गए। तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि दिस एंटायर सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, फर्स्ट पार्ट एज वेल एज सेकेंड पार्ट इज इन पास्ट टेंस। तो इसमें प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स ध्यान देना। अब ये चिल्ड्रन और इस कंसेप्ट के हिसाब से ये बिगनिंग में भी डाल सकते थे, तो हम कैसे लिखते फिर, द चिल्ड्रन हैविंग हैड देयर डिनर वेंट टू बेड। तो यहाँ से ये कॉमा हट जाता। तो अब हैविंग V3 वाले सेंटेंस में क्या क्लियर हो गया कि व्हेन देयर आर टू एक्शंस, तो सब्जेक्ट या तो हैविंग के पहले जाएगा इन द बिगिनिंग और जस्ट आफ्टर द कॉमा। अब इसमें ये जो एक सब्जेक्ट है दैट इज द चिल्ड्रन, ये दो एक्शंस कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट इज खाना खाने के बाद एंड सेकेंड एक्शन वेंट टू बेड। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं दूसरे कैटेगरी ऑफ सेंटेंस में। ऑन स्केलिंग द हाई वॉल, यहाँ स्केलिंग का मतलब चढ़ना। ऑन लगाने से मीनिंग आता है पर, तो ऊंची दीवार पर चढ़ने पर। अब कौन चढ़ा, नॉट क्लियर। आगे पढ़ते हैं। वाइड स्प्रेड ग्रीनरी कुड बी सीन ऑल अराउंड, चारों ओर हरियाली दिखी। अगेन सब्जेक्ट इज मिसिंग, दैट मीन्स ये एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में जहाँ सब्जेक्ट इज नॉट एट ऑल देयर, है ही नहीं वहाँ पे, तो उस तरह के सेंटेंस में करेक्शन कहाँ होता है, पार्ट ए। बिकॉज
किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए प्री रेक्विजिट क्या है, मतलब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और सब्जेक्ट है ही नहीं तो वेयर वी हैव टू मेक करेक्शन, आपको करेक्शन पार्ट ए में करना है। अब लिखेंगे कैसे? आप सब्जेक्ट कुछ भी डाल सकते हो, आई, ही, शी, दे, वॉट एवर, बट सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन इसको ऑन स्केलिंग के साथ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू करेक्ट इट। तो अब लिखेंगे कैसे? व्हेन आई या व्हेन ही स्केल्ड द हाई वॉल, वाइड स्प्रेड ग्रीनरी कुड बी सीन ऑल अराउंड। सो द करेक्शन इज दिस। तो इसमें कंसेप्ट क्या क्लियर हुआ? ये हैविंग वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर आप प्लेस करना, या तो आप हैविंग के पहले प्लेस कर सकते हैं या कॉमा के बाद। अगर कोई सेंटेंस आ गया जहाँ पार्टिसिपल आ रहा है, दिस इज पार्टिसिपल। चढ़ने पर, आई टोल्ड यू, चढ़ने पर, चढ़ने में, करते हुए, ये सब जो भी मीनिंग्स आते हैं ये पार्टिसिपल होते हैं, ये सब्जेक्ट नहीं होते। ये सेंटेंस में वर्ब हैं बट सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये जो स्केलिंग है ये पार्टिसिपल है। तो इस कंडीशन में आप सब्जेक्ट को बिगिनिंग में नहीं लगा सकते हो, मतलब स्केलिंग के पहले नहीं लगा सकते, या तो आपको सेंटेंस के फॉर्मेट को चेंज करना होगा और नहीं तो कॉमा के बाद लगाना होगा सब्जेक्ट। तो व्हेन आई और व्हेन ही स्केल द हाई वॉल। और दूसरा करेक्शन पॉसिबल था, ऑन स्केलिंग द हाई वॉल आई कुड सी वाइड स्प्रेड ग्रीनरी, बट जब सब्जेक्ट बिल्कुल मिसिंग है तो ए पार्ट में करेक्शन होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अब वी कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस, रनिंग अक्रॉस द रोड माई पेन फेल डाउन। तो अभी कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली ये क्या लग रहा है कि माई पेन यहाँ सब्जेक्ट है। तो पहले जब वो दौड़कर रोड क्रॉस कर रहा था तो वो गिर गया, तो इट साउंड्स, यही मीनिंग आ रहा है कि जब मेरा पेन दौड़कर रोड क्रॉस कर रहा था तो वो गिर गया, बट इट साउंड्स वेरी फनी। तो इसका मतलब रोड दौड़कर कोई व्यक्ति पार कर रहा था, और क्योंकि मेरा पेन है तो ऑब्वियसली मैं पार कर रहा था और मेरा पेन गिर गया इस दौरान। तो फर्स्ट एक्शन किसका है? फर्स्ट एक्शन मेरा, आई इज डूइंग द फर्स्ट एक्शन। सेकेंड एक्शन कौन कर रहा है? माई पेन, वो गिर गया। तो यहाँ पे कुछ एरर नहीं, तो वी लेट इट बी। अब क्वेश्चंस इस तरह के कंसेप्ट में स्पॉटिंग एरर के भी आते हैं और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के भी। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन है पीओ का, एंड दिस वाज आस्क्ड इन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, और इसमें ये पार्ट अंडरलाइन था। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में कैसे क्वेश्चन आते हैं? अंडरलाइन पार्ट होता है या बोल्ड में दिया है और वहाँ पे करेक्शन करना है। तो गलत यहाँ क्या है कि यहाँ सब्जेक्ट इज मिसिंग। तो पेन वॉज नॉट रनिंग, पर्सन वॉज रनिंग, एंड दैट पर्सन वॉज आई। क्योंकि पेन मेरी है तो मैं ही दौड़ रहा हूँगा। अब करेक्शन क्या आ जाएगा? When I was running across the road, that means again आप I को बिगिनिंग में हैविंग की तरह नहीं रख सकते, आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चेंज करना होगा, क्योंकि आपको टेंस, ये जो रनिंग है इसको मेन वर्ब बनाना है। जैसे स्केलिंग, वहाँ पे क्या था कि ये सेंस क्या आ रहा था? जब मैं चढ़ा, तो पास्ट टेंस था। जब मैं दौड़ रहा था, ये कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, ये कंटिन्यूअस है, इसलिए व्हेन आई वाज रनिंग अक्रॉस द रोड माय पेन फेल डाउन। तो इसमें क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है? फर्स्ट कि सब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट द प्रॉपर प्लेस, और अगर जो एक्शन सब्जेक्ट, अगर दो एक्शंस हो रहे हैं तो दो सब्जेक्ट भी होने चाहिए, और हो सकता है एक सब्जेक्ट हो तो वो दोनों एक्शंस कर रहा होगा। ये कंडीशन को फुलफिल करने से तब जाकर वो सेंटेंस करेक्ट होगा। तो अब ये दोनों, ये सेंटेंस किस कैटेगरी में आया है? यहाँ टू एक्शंस एंड टू सब्जेक्ट। वन सब्जेक्ट इज आई, सेकेंड सब्जेक्ट इज माई पेन। इसको हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि ये सब्जेक्ट ही है। नॉर्मली हम लोग पेन को सब्जेक्ट नहीं मानते। जैसे वो गिर गया तो हम क्या कर रहे हैं कि उसको एक एक्शन करने की जिम्मेवारी दे रहे हैं। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट। अब इसमें बाकी के कंसेप्ट्स को हम देखते हैं।
अब थर्ड एक एग्जाम्पल लेते हैं. हैविंग द सन रिजन आई सेट आउट फॉर माई सिस्टर्स हाउस. पढ़ने से मीनिंग क्या आ रहा है? सूरज के उगने के बाद मैं अपने बहन के घर की ओर निकल पड़ा या बहन के घर की ओर प्रस्थान किया. तो फर्स्ट एक्शन कौन कर रहा है? सन. सेकंड एक्शन कौन कर रहा है? आई. दैट मीन्स 2 actions and 2 subject. बट जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि अगर सब्जेक्ट को फर्स्ट पार्ट में हैविंग वाले में प्लेस करना है तो आप बीच में नहीं डाल सकते हैं. यू हैव टू ब्रिंग इट इन द बिगिनिंग, हैविंग के पहले. तो करेक्शन क्या जाएगा? द सन हैविंग रिजन. दिस विल बी द करेक्शन. तो करेक्ट क्या होगा? द सन हैविंग रिजन आई सेट आउट फ्रॉम माई सिस्टर्स हाउस. नो करेक्शन द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट इज परफेक्ट, तो करेक्शन होगा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में. अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस. इसमें क्या है कि एग्जाम्पल, लेट मी एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल. हैविंग डिफीटेड द श्रीलंकन्स. श्रीलंकन्स को हराने के बाद किसने हराया? इट्स नॉट गिवन. हारा कौन? श्रीलंकन्स. तो जो हारने वाला जिस पे इस एक्शन का असर पड़ा वो है श्रीलंकन्स. तो दिस द ऑब्जेक्ट. अब आगे पढ़ते हैं. टीम इंडिया वॉज इन अ जुबिलेंट मूड. टीम इंडिया बहुत ही प्रफुल्लित मूड में थी. इसका मतलब सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? टीम इंडिया इज द सब्जेक्ट. और रिसीवर ऑफ एक्शन कौन है? श्रीलंकन्स. तो ऑब्जेक्ट ऑफ पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन हो गया? श्रीलंकन्स. और पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हो गया? टीम इंडिया. सब्जेक्ट कहाँ आ रहा है? कॉमा के बाद. ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है? कॉमा से पहले. तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है, अब तक जितने सेंटेंसेस आए थे उसमें ऑब्जेक्ट कोई लिविंग थिंग नहीं था, बट श्रीलंकन्स ये एक लिविंग एंटिटी है. तो जब ऐसे सेंटेंस आए जहाँ पे सब्जेक्ट कॉमा के बाद आए और कॉमा के बाद जो ऑब्जेक्ट आए वो एक लिविंग एंटिटी है, तो इस सेंटेंस को वी कैन चेंज टू पैसिव वॉइस. इसका मतलब ये किस में है? दिस इज एन एक्टिव वॉइस. अब इसको पैसिव क्यों चेंज कर रहे हैं? बिकॉज इससे एरर आते हैं क्वेश्चंस एंड देर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़े से डिफ़िकल्ट है समझना, इसलिए पहले कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए. तो अब इसको पैसिव कैसे चेंज करेंगे? हैविंग बीन डिफीटेड बाय टीम इंडिया. तो फर्स्ट चेंज आप क्या कर रहे हैं? ये जो सब्जेक्ट कॉमा के बाद था, यू आर ब्रिंगिंग इट बिफोर कॉमा. तो नॉर्मली जब भी आप पैसिव के सेंटेंस लिखते हैं तो बाय सब्जेक्ट आता है. तो दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग हियर आल्सो. आपने एडिशन क्या किया? बीन. तो हैविंग बीन डिफीटेड बाय टीम इंडिया. अब क्या होगा? अब ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा था कॉमा के पहले वो कहाँ चला जाएगा? कॉमा के बाद. अब क्या मीनिंग आ रहा है कि टीम इंडिया के द्वारा हराए जाने के बाद. इसका मतलब सेकेंड सेंटेंस टीम इंडिया के द्वारा हराए जाने के बाद. इसका मतलब नाउ वी हैव टू राइट समथिंग अबाउट श्रीलंकन्स, जो कि उस सेंटेंस श्रीलंकन के बारे में कुछ नहीं लिखा है. लिखा है किसके बारे में? सब्जेक्ट टीम इंडिया के बारे में. उसने हराया और वो लोग खुश थे. 2 एक्शन. पहले टीम इंडिया ने श्रीलंकन्स को हराया. जस्ट लुक एट इट अगेन. हैविंग डिफीटेड पहले हराया और फिर दे वर इन अ जुबिलेंट मूड. तो अब जो सेकेंड पार्ट है श्रीलंकन्स के बारे में कुछ ऐड करना होगा जो कि वहाँ पे नहीं है. तो श्रीलंकन्स लुक डिजेक्टेड. श्रीलंकन्स हताश या निराश दिख रहे थे. बट मेन फोकस अभी हमारा क्या है? हैविंग बीन V3. तो ये जो है इस पार्ट में एरर आ सकता है. तो पहले तो हम स्ट्रक्चर समझ लें, देन वी विल डिस्कस कि एरर कैसे आएंगे. अब ये स्ट्रक्चर हम लोग इन सारे तरीके से लिख सकते हैं. 4 more ways.
आई टोल यू कि हैविंग V3 के जगह वी कैन ऑल्सो राइट आफ्टर V4। तो अब जैसे हैविंग V3 कुछ पैसिव बनाने के लिए वी हैव पुट बीन इन बिटवीन हैविंग बीन V3, और आफ्टर V4 को पैसिव बनाने के लिए हम क्या चेंज करेंगे, आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय टीम इंडिया। तीसरा तरीका ऑन बीइंग डिफीटेड बाय टीम इंडिया। फोर्थ तरीका बीइंग डिफीटेड, ऑन के बगैर भी इट गिव्स द सेम मीनिंग। और फिफ्थ तरीका डिफीटेड बाय टीम इंडिया। दैट मीन्स ये सारे जो स्ट्रक्चर्स इनका मीनिंग क्या आ रहा है, टीम इंडिया द्वारा हराए जाने के बाद। स्ट्रक्चर प्लस मीनिंग ये दोनों दिमाग में होना चाहिए। हैविंग V3 का मतलब हराने के बाद, और हैविंग बीन V3 का मतलब हराए जाने के बाद। दैट मीन्स यहाँ पे बाय सब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब ये पैसिव हो रहा है, और कॉमा के बाद ऑब्जेक्ट। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स दे गिव द सेम मीनिंग। इसका मतलब अगर आप किसी सेंटेंस में ये पांचों में से कोई भी स्ट्रक्चर देखें बिगिनिंग में, तो या तो वो पैसिव है या गलत है। अब ये कैसे चेक होगा वैसे कि वो गलत है या सही है। तो अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, कॉमा के पहले बाय सब्जेक्ट आएगा तो इट इज़ पैसिव। दूसरा कि कॉमा के बाद जो आएगा, पढ़ने से ऐसा लगना चाहिए कि वो रिसीवर ऑफ एक्शन है, मतलब वो उसके ऊपर उस एक्शन का असर पड़ा, उसने एक्शन नहीं किया, ये पढ़ के समझना होगा। तो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कंसिडर्ड द प्रपोजल। अब मान लीजिए पैसिव है क्योंकि V3 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे V3 से, बीइंग V3 से, ऑन बीइंग V3, आफ्टर बीइंग V3, ये सारे पैसिव के स्ट्रक्चर हैं। तो दिस इज़ V3। अब मान लीजिए पैसिव है तो कॉमा के पहले बाय सब्जेक्ट आना था, बट बाय इज़ नॉट देयर। तो प्रपोजल सब्जेक्ट हो सकता है, ये क्या, ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। प्रपोजल क्या है, प्रस्ताव। तो ये सब्जेक्ट मतलब क्या है, जो एक्शन करे, तो ये सब्जेक्ट हो सकता है क्या, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। प्रपोजल को कोई व्यक्ति स्वीकार करेगा या ठुकराएगा, प्रपोजल व्यक्ति नहीं है, तो इट कैन नॉट बी सब्जेक्ट। आगे पढ़ते हैं। आई एक्सेप्टेड इट, मैंने स्वीकार कर लिया। अब दिस इज करेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे आई इज व्हाट, सब्जेक्ट। इसका मतलब ये बाय ये सब्जेक्ट नहीं है, और ये सब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, ये V3 होगा ही नहीं यहाँ पे, बिकॉज ये जब पैसिव नहीं है। अगर ये कॉमा के बाद, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, कॉमा के बाद सब्जेक्ट और कॉमा के बाद पहले ऑब्जेक्ट, ये किस तरह के सेंटेंस में आता है, एक्टिव वॉइस में, और ये V3 से शुरू नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये सेंटेंस इज रॉन्ग। तो अब ये करेक्ट कैसे होगा। और एक चीज़ कि इसमें आई दो एक्शंस कर रहा है। आई ने पहले प्रपोजल को कंसिडर किया, फिर आई ने उसको स्वीकार किया। दैट मीन्स आई इज डूइंग बोथ द एक्शंस, तो आई इज सब्जेक्ट। तो करेक्शन क्या होगा, आई हैविंग एक्सेप्टेड, आई हैविंग, सॉरी इट्स कंसिडर्ड, आई हैविंग कंसिडर्ड द प्रपोजल एक्सेप्टेड इट। मैंने प्रपोजल पर गौर करने के बाद, कंसिडर मीन्स गौर करना, उसको स्वीकार कर लिया। या ऐसे भी लिख सकते हैं, हैविंग कंसिडर्ड द प्रपोजल, प्रपोजल पर गौर करने के बाद मैंने उसको स्वीकार किया। अब आते हैं एक और एग्जाम्पल पे। डिप्राइव मीन्स वंचित करना, वंचित करना, यानी किसी कोई आदमी को कोई दूसरा आदमी वंचित करे तो डिप्राइव करता है उसको। अब आगे सेंटेंस पढ़ते हैं। हैविंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से वंचित करने या किए जाने के बाद। इसका मतलब वंचित जिसको किया गया वो सब्जेक्ट नहीं है, उसको वंचित किसको किया गया, उन लोगों को। इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है, दे आर रिसीवर ऑफ एक्शन। और एक्शन
क्या है, डिप्राइव किया गया किसको, देखो। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है, दे। इसका मतलब दिस शुड बी पैसिव वॉइस। दे वर फोर्स्ड टू टेक शेल्टर इन द नियर बाय स्कूल। वे लोग बाध्य हो गए पास वाले स्कूल में शेल्टर लेने के लिए। अब ये तो करेक्ट है। इस सेकंड एक्शन का सब्जेक्ट दे है, बट फर्स्ट एक्शन का ऑब्जेक्ट दे। दैट मीन्स फर्स्ट एक्शन शुड बी पैसिव वॉइस, और पैसिव बनाने के लिए हैविंग बीन V3 होना चाहिए था। तो करेक्शन क्या हो जाएगा, हैविंग बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर होम्स they were forced to take shelter in the nearby school. तो this should be very clear in your mind कि सब्जेक्ट का प्लेसमेंट, यहाँ सारा खेल सब्जेक्ट के प्लेसमेंट का है, हाउ यू प्लेस द सब्जेक्ट। अब वी कम टू अनदर एग्जाम्पल। ऑन बीइंग अराइव्ड एट द स्टेशन, बीइंग V3, ऑन बीइंग V3। अभी जस्ट नाउ आई टोल्ड यू ये क्या है, पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो स्टेशन, अब आप हिंदी का मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए। स्टेशन पहुंचवाने के बाद या पहुंचने के बाद। माई कज़न कॉल मी अप, मेरे कज़न ने मुझे फ़ोन किया। कॉल अप मीन्स फ़ोन करना। तो स्टेशन ऑब्वियसली मीनिंग क्या आ रहा है, स्टेशन पहुंचने के बाद। तो पहले पहुंचा फिर फ़ोन किया, तो पहुंचा कौन, माई कज़न। अब ये क्या है, सब्जेक्ट है। एरर क्या है, ये कैन नॉट बी इन पैसिव वॉइस, यहाँ गलत है। तो दिस इज रॉन्ग। अब करेक्शन क्या होगा, ऑन, करेक्ट इज ऑन अराइविंग एट द स्टेशन माई कज़न कॉल मी अप। बाकी के सेंटेंसेस करेक्ट, सो ए पार्ट इज रॉन्ग। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि आप कंसेप्चुअली समझिए, रटना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस में। अनदर एग्जाम्पल, ऑन अराइविंग एट द रांची स्टेशन, रांची स्टेशन पहुंचने पर आवर अंकल वॉज देयर टू ग्रीट अस। अब सपोज ये क्वेश्चन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आ जाता है। तो जब ये इम्प्रूवमेंट में आता है तो अंडरलाइन पार्ट रॉन्ग होता है और उसमें करेक्शन करना होता है। तो पहुंचने पर हमारे अंकल हमारे स्वागत के लिए खड़े थे। अगेन ये लग क्या रहा है कि अंकल ने दो एक्शन किया, पहले वो स्टेशन पहुंचे फिर स्वागत के लिए खड़े हो गए। तो इट्स क्लियर कि पहुंचने वाला कोई और था और स्वागत करने वाला कोई और। दैट मीन्स टू सब्जेक्ट्स एंड टू एक्शन। लेकिन फर्स्ट का सब्जेक्ट क्या है, इट्स नॉट देयर, है ही नहीं यहाँ पे। अब ऑप्शंस दिया है, हैविंग अराइव्ड एट द रांची स्टेशन, व्हेन वी वर अराइविंग एट द रांची स्टेशन, व्हेन वी अराइव्ड एट द रांची स्टेशन। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है, जब हम रांची स्टेशन पहुँचे हमारे अंकल स्वागत के लिए खड़े थे। सो सी इज़ द आंसर। तो इसमें कंसेप्चुअली इस चीज़ को समझना है। So go through all these rules. Rest I'll be giving in the next video.